शारदा यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है आप लोगों को केवल इसी चीज में ही नहीं मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसमें भी हम लोगों को इन्वायरमेंट एक ऐसी टॉपिक है जो हम लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को पहले देखिए किस किस चीज के बारे में स्टडी करनी है, किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। एक तो पहले पढ़ना है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो पढ़ना है इकोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इकोलॉजी। ठीक, इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसके अलावा इस इकोसिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं इसके अंदर भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक है, फिर इसमें पढ़ना है कि कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। उसके अलावा फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। इन सभी चीजों की हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंतर्गत। फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसको बोलते हैं खाद्य जाल। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। अब हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कुछ भी? इन्वायरमेंट से आप क्या समझ रहे हो? बताइए, कुछ समझ रहे हैं इन्वायरमेंट से? सही बता रहे हो। ठीक है, पर्यावरण देखिए क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, अगर हम लोग एक मतलब नॉर्मल जो कहते हैं कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन, आवरण। अगर आप इसके शब्द को ध्यान से देख रहे हो और इस शब्द को ही समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इस शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण क्या होता है। अगर हम लोग इस शब्द की बात करें तो ये शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। आवरण मतलब ढके हुए या फिर उसको घेरे हुए है। परिधन, आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है या चारों तरफ से ढके हुए है उसको क्या बोलेंगे? पर्यावरण। हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, पर्यावरण हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जा रही है, चाहे वो कोई निर्जीव चीज हो चाहे वो फिर कोई सजीव चीज हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? पर्यावरण कहलाएंगी। अब देखो, अभी आप लोग एक मिनट के लिए अपने आप को एग्जाम्पल में ले लो कि अगर हम लोग अपने आसपास की बात करें तो हमारे आसपास इस समय क्या क्या प्रेजेंट है? जीवित चीजें भी पाई जा रही है, उसके अलावा अजीवित चीजें भी पाई जा रही है कि नहीं? अभी जैसे हम अपने आप को ले ले, अगर हम बोले कि हमारे पर्यावरण में एट प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है तो आप लोग क्या आएंगे? लिविंग में आएंगे। इसके अलावा ये सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये सभी क्या हो गए? नॉन लिविंग में आएंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्यावरण में हमें जीवित चीजें भी देखने को मिलती है, उसके अलावा अजीवित चीजें। जीवित चीजें जो होती हैं, जीवित भाग जो होता है वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोटिक कंपोनेंट। किसी भी पर्यावरण के दो भाग होते हैं। ठीक है, कोई भी पर्यावरण हो वो दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैवीय कारक। क्या बोलते हैं? जैवीय कारक। और दूसरा जो होता है एबायोटिक कंपोनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अजैवीय कारक। क्या बोलते हैं? अजैवीय कारक। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। कोई भी पर्यावरण हो मेनली उसके टू पार्ट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक कंपोनेंट जितनी भी जीवित चीजें
पाई जाएगी उसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। अगर हम लोग अपने आप को एज्यूम करें तो अभी आप लोग क्या हो, लिविंग हो, तो आप लोग क्या होंगे, हमारे पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट होंगे। प्लांट क्या कहलाएंगे, पर्यावरण के बायोटिक, क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग है, ये भी हमारे पर्यावरण के क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। और अगर हम लोग ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ये एयर हो गया, सॉयल हो गया, वाटर हो गया, ये सभी क्या होंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट। अगर हम लोग एग्जाम्पल में लिखने की बात करें तो एयर, वाटर, सॉयल और इसके अलावा सनलाइट, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। और बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट, जितने भी प्लांट होंगे, आल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट और एनिमल होंगे वो किसी भी पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट, जैवीय घटक कहलाएंगे। सबसे पहली बात, पर्यावरण होता क्या है, हमें कोई भी किसी भी जीव को जो चारों तरफ से घेरे हुए है या हमारे आसपास जो भी चीजें हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे, पर्यावरण कहलाएंगे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण, ठीक है, इसको बोलते हैं परि को कहेंगे चारों ओर से, आवरण मतलब घेरे हुए है, जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। अगर पर्यावरण के भाग की बात करें तो पर्यावरण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या होता है, ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं जैवीय कारक। क्या बोलते हैं, जैवीय कारक। बायोटिक कंपोनेंट को पर्यावरण का वह भाग जो जीवित होगा, लिविंग स्टेट में पाया जाएगा, उसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो उस पर्यावरण के जैवीय घटक कहलाएंगे। अजैवीय घटक, किसी भी पर्यावरण का वह भाग जो नॉन लिविंग स्टेट में पाया जाएगा, निर्जीव अवस्था में पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट, ये सभी क्या नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है, जुड़े हुए हैं ना आपस में। अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, मतलब निर्भरता रखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। क्या प्लांट बिना एयर, वाटर और सॉइल और सनलाइट के रह सकता है, नहीं रह सकता। क्या एनिमल रह सकता है, नहीं रह सकता है। और अगर मान लो प्लांट्स और एनिमल ही है और ये लोग नहीं है तो तभी नहीं होगा। मान लीजिए एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, अगर ये ना हो, प्लांट्स ना हो, एनिमल ना हो, तो क्या इन लोगों का पॉसिबल है इन लोगों का होना, नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए एयर नहीं होगा तो ये पूरा एटमॉस्फेयर ही, वायुमंडल ही नहीं होगा, वायुमंडल ही नहीं होगा तो कोई जीवन पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है और ए बायोटिक कंपोनेंट है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये समझ में आया पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण कोई भी चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अगर हम लोग इसके शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ परिधन, आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढके हुए, जो हमें चारों तरफ से ढके हुए वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण कितने भागों से मिलकर के बना होता है, दो भागों से। कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसे कहोगे, पर्यावरण का वह भाग जो जीवित अवस्था में पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा। कौन कौन बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट किसे कहोगे, हाँ, पर्यावरण का वह भाग जो अजीवित अवस्था में पाया जाएगा लेकिन वो भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, वो क्या कहलाएगा, ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। कौन कौन इसमें आएगा, हाँ, एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, ये क्या होंगे, हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे पर आश्रित है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया पर्यावरण, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी क्या होता है, देखिए ये नोट करोगे आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। हो गया,
पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में। पारिस्थितिकी क्या होता है, देखिए अब लॉजी लगा है तो इसका मतलब क्या है, लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है ना। लॉजी का अर्थ यही तो होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, है कि नहीं। उसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी, अगर हम लोग इसके शब्द की बात करें, इकोलॉजी, ये भी जो होता है कोई किसी भी पर्यावरण में उपस्थित एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसी चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा बनाई गई है और उस शाखा का नाम है इकोलॉजी। क्या नाम है, इकोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध होता है उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा, ये जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसके अलावा ये लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये जो चीज है इसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती, निर्भरता होती, इन सभी चीजों का हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। तो आप सीधे से बता सकते हो कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक, अब बायोटिक एबायोटिक बोल दिए तो आप वहाँ पे समझ जाओ कि जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे और उस जीव जंतु में पाए जाने जो पर्यावरण के जो घटक होंगे, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, उनका आपस में जो कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उस पढ़ने के लिए जो शाखा बनी हुई है जीव विज्ञान की, वो कौन सी शाखा है, इकोलॉजी शाखा है, ठीक है। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इसके चलो ठीक है आगे बात करते हैं। ये इकोलॉजी, इतनी चीजें समझ में आई कि इकोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक भाग है, इकोलॉजी का ही एक पार्ट है इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम। इकोलॉजी का ही एक भाग है इकोसिस्टम, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग बोलते हैं। ये इकोलॉजी में ही हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, किसकी, इकोसिस्टम की। किसकी, इकोसिस्टम। इकोलॉजी में देखो, इकोलॉजी में पूरी पृथ्वी आ गई। पूरी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी, मान लो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, और एयर हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, सनलाइट हो गया, उसके अलावा जल हो गया, ये सभी जो होते हैं सब एक आपस में मिलके एक इकोलॉजी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने आप में भी एक इकोलॉजी है, बहुत बड़ी इकोलॉजी है, ठीक है। इसमें सारे जीव की, इसमें कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है कि कोई निश्चित क्षेत्र, उस निश्चित क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। ये जीव विज्ञान की शाखा है, इकोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा, जिसमें हम लोग पूरे जीव के और उसमें जो पाए जाने वाले एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। और इसी इकोलॉजी का ही एक पार्ट है इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किसी निश्चित क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है, किसी निश्चित क्षेत्र की। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, उनकी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, देखो इधर ध्यान से, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और एक जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। कैसा इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक।
आप लोग देखो नेचुरल लगा तो आप सीधी सी बात जानते हो कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसे किसी ने बनाया ना हो, वो नेचुरल द्वारा हो, नेचुरली हो, उसे हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड हो, मनुष्य द्वारा निर्मित हो, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा हमारा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को किसी मैन ने बनाया है? नहीं, है ना। तो एक तो आ गया हम लोग का फॉरेस्ट, उसके अलावा कौन आएगा? हा? जितने भी समुद्र होंगे, ठीक है, समुद्र हो गया, नदियां हो गई जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, समुद्र हो गए, नदियां हो गए, कुछ तालाब हो गए जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो ऐसा इकोसिस्टम जो मैन मेड हो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल तो मतलब नदी और तालाब वाला भी वैसे ही मनुष्यों द्वारा खोद करके बनवाए जाते हैं, होता कि नहीं होता है। उसके अलावा जो एक्वेरियम बनाया जाता है, एक्वेरियम भी तो अपने आप में एक प्रकार का इकोसिस्टम है। उसके अलावा जू हो गया, चिड़ियाघर, वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है कि नहीं है? लेकिन वो कैसा है? मैन मेड है। कैसा है? मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित हो गया। इसमें जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सभी किस में आएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे। किस में आएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जिसे किसी मनुष्य ने ना बनाया हो, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट हो गया, सी हो गया, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम हो। नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे। देखिए अब हम लोगों को आगे एक एक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग इकोसिस्टम के भाग की बात करें कि इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कोई भी इकोसिस्टम जो बना होता है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो होते हैं उसमें कुछ ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं। कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स। देखो क्या होता है ऑटोट्रॉफ, आप लोग इसके नाम से ही जानते हो। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वपोषी। क्या? स्वपोषी। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो। डिकम्पोजर्स मतलब डिकम्पोजर्स मतलब होता अपघटक या अपघटन करता। ठीक है, अपघटन करता, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटन करता। मतलब जो ये दोनों जब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको जो नष्ट करने वाला होता है वो कौन कहलाता है? डिकम्पोजर्स होता है। कौन होता है? डिकम्पोजर्स होता है। देखो इकोसिस्टम के मेनली 3 भाग होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इकोसिस्टम अगर हम लोग उठा के देख ले तो हमें वहाँ पे 3 चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। एक तो कोई ऑटोट्रॉफ होगा, दूसरा हेट्रोट्रॉफ होगा और तीसरा डिकम्पोजर्स होगा। अगर हम लोग ऑटोट्रॉफ की बात करें तो जो ऑटोट्रॉफ होते हैं मेनली जितने भी प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं ना। प्लांट को ही तो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इसमें जो होते हैं इसी ऑटोट्रॉफ के द्वारा बने हुए भोजन को जो यूज करता है, इसी ऑटोट्रॉफ के द्वारा बने हुए भोजन को जो यूज करता है वो कौन कहलाता है? कंज्यूमर। कौन कहलाता है? कंज्यूमर्स। ठीक, अब देखो एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो ये कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ठीक है, वहाँ पे मान लो ग्रास है। ठीक है, और उस ग्रास को कौन खा रहा है? एक ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर मतलब उस ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग खा रहा है और उस फ्रॉग को एक स्नैक खा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान का एक इकोसिस्टम हम लोग एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। अब और यहाँ पे सन है। ठीक है, सन, सूरज। ठीक है, इसी से सनलाइट प्राप्त होगा और इसी सनलाइट के द्वारा ये जो पौधा है ये अपना भोजन बनाएगा। और इस बने हुए भोजन को कौन ईट करेगा? ग्रास हॉपर ईट करेगा। ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक। देखिए ये जो भोजन बनाने वाला है, ये जो खुद अपना भोजन बना रहा है, जिसका नेचर कैसा है? ऑटोट्रॉफ है। कैसा है? ऑटोट्रॉफ है। ये क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। और इस प्रोड्यूसर के द्वारा जो बने हुए भोजन है,
जिसको ये तीनों उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इस प्रोड्यूसर के द्वारा बना हुआ जो भोजन है जिसको ये तीनों उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए भोजन को जो उपयोग करता है उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? हर्बीवोरस होगा, कार्निवोरस होगा कि ओमनिवोरस होगा? कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? हर्बीवोरस होगा कि कार्निवोरस कि हर्बीवोरस होगा। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। और जो कि कैसा नेचर है उसका? ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है। ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है उसका जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है? हर्बीवोरस होता है। कैसा होता है? हर्बीवोरस होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो लेवल जो देख रहे हो, ये फर्स्ट पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये ट्रॉफिक किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे कोई भी आप इकोसिस्टम ले रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उसके आगे नहीं होता है। और पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा ऑटोट्रॉफ होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ होता है कि नहीं? यही तो पहला ट्रॉफिक लेवल है, यहीं से तो भोजन बनना स्टार्ट हुआ है ना? यहीं से ही भोजन बनना स्टार्ट हुआ। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल। फिर दूसरा ट्रॉफिक लेवल होगा वो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड होगा। ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं? डिपेंड है ना। अगर मान लीजिए फ्रॉग को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ढेर सारे ग्रास हॉपर हो जाएंगे। ग्रास हॉपर की संख्या क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ग्रास हॉपर की जो संख्या होगी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और स्नेक की संख्या क्या करेगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, घट जाएगी। अब इसमें क्या हो गया? असंतुलन हो गया कि नहीं हो गया? किसी भी फूड चेन में कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म मतलब हट जाता है तो फूड चेन की जो बैलेंसिंग होगी वो क्या होगी? हट जाएगी, मतलब वो असंतुलित हो जाएगा, असंतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग किसको हटा दिए हैं? फ्रॉग को हटा दिए हैं, तो फ्रॉग को हटा देंगे तो इस ग्रास हॉपर को कोई खाने वाला नहीं रहेगा, तो बहुत सारे ग्रास हॉपर हो जाएंगे, ठीक है। इनकी संख्या क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। और जो स्नैक जो कि किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है, इनकी संख्या क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे प्रकृति में एक असंतुलन स्थापित हो जाएगा। हमारे प्रकृति में बैलेंस करने के लिए ये जो चैन बना है, कि ये एक चैन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक श्रृंखला बन रही है ना, जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है। इसी श्रृंखला को ही बोलते हैं फूड चैन। क्या बोलते हैं? फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा सीरीज जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड हो और वो जीव भी अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड हो, और इसकी जो एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फूड चैन। क्या बोलते हैं? फूड चैन। अच्छा, आप लोग ये चीज देखे हो कि ये तो एक फूड चैन बन रहा है, एक खाद्य श्रृंखला बन रही है, जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या है? डिपेंड है, आश्रित है। अब देखो, ये जो भोजन बनाया, उस भोजन से जो इसको एनर्जी मिली, अब ये इसको खाएगा तो इसका कुछ एनर्जी इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाहिर सी बात है, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भोजन बना रहा है, प्लांट भोजन बना रहा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से, और तो ये एनर्जी भी बना रहा है, भोजन बनाए तो एनर्जी भी बनेगा, तो कुछ एनर्जी तो ये खुद उपयोग कर लेगा, लेकिन कुछ एनर्जी जो होगा वो ग्रास हॉपर जब इसको खाएगा तो उस ग्रास हॉपर के अंदर चला जाएगा। अब इस ग्रास हॉपर के अंदर जो एनर्जी है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी? फ्रॉग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और फ्रॉग के अंदर की जो एनर्जी है वो किसके अंदर ट्रांसफर होगी? स्नैक की।
एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होता है। किस यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है एक दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो ये फ्रॉग नहीं है, ठीक है, तो फ्रॉग नहीं है तो स्नेक को भूख लगा तो स्नेक उलट करके प्लांट को खा लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में चलता है। कभी भी ये चीज नहीं होता है कि अगर मान लो यहाँ बीज का एक नहीं है तो ये स्नेक उलट करके प्लांट को खा लेगा। कभी भी कंज्यूमर जो होगा वो उलट करके प्रोड्यूसर को नहीं खाएगा, ठीक है। मतलब जो टॉप कंज्यूमर होगा वो कभी भी उलट करके प्लांट को या प्रोड्यूसर को ईट नहीं करेगा। तो ये जो चीज है, ये जो सीरीज बन रही है, इसी सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। हम लोग क्या क्या देखे? एक तो देखे पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में पारिस्थितिकी क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है बताओ फटाफट। हमारे चारों ओर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन आएगा? जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो सभी क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जितनी भी पर्यावरण की जो निर्जीव चीजें होंगी वो एबायोटिक कंपोनेंट होगी। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये क्या होंगी? एबायोटिक कंपोनेंट होगी। इसे कहते हैं पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और उसके दो भाग होते हैं, और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक जो जीवित होगा उसे बायोटिक, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होगा उसे एबायोटिक, ठीक। ये पर्यावरण होता है। इकोलॉजी जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग इस बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशनशिप है, हमारा इन लोगों के साथ में रिलेशनशिप है कि नहीं है ना। हम लोग एयर से एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इनके ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? डिपेंड है ना। तो हमारा इनके साथ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है? तो इस प्रकार का जो चीज होगा वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक के बीच की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। इकोसिस्टम किसे कहोगे? जब किसी विशेष क्षेत्र की बात की जाएगी, देखो ये चीज हमेशा याद रखो कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या है? अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग एबायोटिक और बायोटिक के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, और इसी का ही एक भाग का इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम की जब बात आएगी तो किसी विशेष क्षेत्र की बात होगी। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में किस प्रकार का एबायोटिक कंपोनेंट है, किस प्रकार का बायोटिक कंपोनेंट है, और उसके बीच की जो स्टडी है उसको हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में ले एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रास होगा वो कौन होगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा, और बाकी जो इसको यूज करने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर का जो नेचर होगा वो हमेशा कैसा होगा? हर्बीवोरस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित है, ठीक है। इसी चेन को, ये जो सीरीज बन रही है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है, इसी सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। जब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, अपने एनर्जी के लिए, तब उसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में किसी एक चीज को हटा देने से
सभी जो उसकी जो बैलेंसिंग होगी वो क्या होगी, बिगड़ जाती है, ठीक है, वो असंतुलित अवस्था में आ जाता है। जैसे आप लोग को यहाँ पे पता है कि अगर यहाँ से फ्रॉग को हटा दें तो ग्रास हॉपर की संख्या इंक्रीज कर जाएगी और स्नेक की संख्या क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये इसी के ऊपर ही तो अपने भोजन के लिए डिपेंड था, इसी के ऊपर तो आश्रित था। अब ये नहीं है तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इसकी संख्या भी धीरे धीरे घटने लगेगी। इसीलिए कभी भी किसी इकोसिस्टम में एक फूड चेन कभी भी नहीं चलता है, कई सारे फूड चेन चलते हैं। जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ चलते हैं तब उसको बोला जाता है फूड वेव। क्या बोला जाता है, फूड वेव। जब एक फूड चेन चले, मतलब एक जीव को कोई स्पेसिफिक एक ही जीव खाए, तब उसको कहेंगे फूड चेन। और जब बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाते हैं तब उसको बोलते हैं फूड वेव। क्या बोलते हैं, फूड वेव। फूड वेव को हिंदी में बोलते हैं खाद्य जाल। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन। जब बहुत सारे फूड चेन, हम लोग अभी अपने आप को एग्जाम्पल में ले लो, हम लोग कंज्यूमर हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हैं, लेकिन क्या हम लोग कोई स्पेसिफिक एक ही चीज खाते हैं, नहीं ना, बहुत सारी चीजें खाते हैं। और मान लो कहीं स्पेसिफिक एक ही चीज खाते हैं और वो चीज खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं, होता कि ना होता। तो इसीलिए इस बैलेंसिंग को बनाने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में एक साथ बहुत सारे फूड चेन चलते, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। और इसी खाद्य श्रृंखला को ही, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला एक साथ चलती हैं तब इसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वेब, खाद्य जाल। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो अगर हम लोग फूड वेब की बात करें तो मेनी नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। देखो मेनी मतलब बहुत सारे, नेटवर्क मतलब जाल, ऑफ फूड चेन, जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। मतलब जहाँ पे किसी एक जीव को कोई एक स्पेसिफिक जीव ही ना खाए, उसके अलावा भी बहुत सारा, अब जैसे ये ग्रास हॉपर है, ठीक है, इस ग्रास हॉपर को केवल क्या फ्रॉग ही खाएगा, नहीं, उसके अलावा भी इसको तमाम प्रकार की चीजें खा सकती है कि नहीं खा सकती। इससे बड़े जो कीड़े मकोड़े वो इसको खा सकते हैं, छिपकली खा सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई जीव किसी एक जीव पर ही डिपेंड नहीं होता। जब बहुत सारे एनिमल को ईट करते हैं और वहाँ पे जो खाद्य जाल बनता, वहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला की एक जो जाल बनती है उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अब आप लोग बताओ इन्वायरमेंट क्या होता है, समझ में आया। इसके अलावा इकोलॉजी क्या होता है, समझ में आया। पीछे से बताइए इकोलॉजी क्या होता है, समझ में आया। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बायोटिक और एबायोटिक के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम, जब किसी निश्चित क्षेत्र की बात होगी, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र की बात होगी कि वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक किस प्रकार से निवास कर रहे हैं या किस प्रकार से अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। फूड चेन, कोई एक ऐसी सीरीज जहाँ पे एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है या फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में स्थानांतरित हो रही है, उसका जो एक सीरीज बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। फूड वेब, जब बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मेनी नेटवर्क ऑफ फूड चेन, मतलब मेनी मतलब बहुत सारे, नेटवर्क मतलब जाल, ऑफ फूड चेन, जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तब उसको हम लोग खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। मतलब जहाँ पे किसी एक जीव को स्पेसिफिक कोई एक ही जीव ना खाए, उसके अलावा भी उसको तमाम प्रकार के जीव खाए, तब वो जो नेटवर्क बनेगा उसको फूड वेब बोलेंगे। इतना चीज समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।